तो बगैर वक्त जाया करवाए शुरू करते हैं। क्या माहौल है बिहार 2025 किसके नाम? बिहार 2025 एनडीए के नाम। एक बार फिर मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन वाली सरकार और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट वाली सरकार, एक मजबूत एनडीए की सरकार 14 नवंबर को बनने जा रही है। ये भाषण दे दे के गले का ये हाल हुआ। तो इतनी जोर जोर से ऐसा क्या वादा कर रहे हैं कि गला बैठ गया है? वादा नहीं कर रहा हूं, जो वादे हमने पूरे किए हैं पहले तो उनको बता रहा हूं। ये सामान्य परिस्थिति नहीं है रूबिका जी। पिछले साल सवा साल हुए केंद्र में हम लोग की सरकार बने। इस दौरान मेरे प्रधानमंत्री 12 बार बिहार आ चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए। वो अभी 2 दिन पहले भी थे, कल फिर आ रहे हैं, 2 दिन के बाद फिर आएंगे। मेरे प्रधानमंत्री का बार बार बिहार आना और जब तक आचार संहिता नहीं लगा था लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करना, सिर्फ शुभारंभ नहीं करना, उद्घाटन भी करना, इसने वो विश्वास जताया है जनता के भीतर डबल इंजन की सरकार को लेकर कि कैसे विकास तीव्र गति से अपने पैर पसारता है जब एक ही सोच वाली दोनों जगह सरकार होती है संघीय ढांचे में। तो पहली बात तो ये बताना लोगों को कि हम लोगों ने क्या किया और आने वाले दिनों में जब 2047 में भारत विकसित देश बनेगा उसके लिए कितना जरूरी है मेरे बिहार के हर एक गांव का विकसित बनना, उसके लिए हम लोग का क्या रोड मैप है, बस ये बातें साझा करता हूं मन से। रोड मैप है, लेकिन रोड पर जो एनडीए की गाड़ी चला रहे हैं उसका ड्राइवर कौन होगा? महागठबंधन अब इसे लेकर बहुत आप लोगों पर हावी हो गया है। आई नो कि आप डे 1 से कह रहे हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है, डे 1 से कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ही होंगे सीएम, लेकिन आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे महागठबंधन ने किए ऐलान क्यों नहीं कर देते? ये शब्दों को का खेल क्यों खेल रहे हैं? नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कोई वैकेंसी नहीं है, कहिए ना कि हमारा सीएम नीतीश बाबू है। तो मैं तो ये कहता ही हूँ कि हमारे सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार पर वो आरोप लगा रहे हैं, ना मोदी कहते हैं ना अमित शाह कहते हैं। होता क्या है ना रूबिका जी, वी नीड टू बी टेक्निकली वेरी करेक्ट व्हेन वी से दीज थिंग्स। अभी थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री जी आने ही वाले, उन्होंने स्पष्ट तौर से इसको कहा था कि जितने विधायक जीत कर आएंगे वो दोबारा मुख्यमंत्री तय करेंगे। लोकतंत्र की मर्यादा यही कहती है, संविधान की परंपरा यही कहती है। अब जब हम लोग ये जवाब देते हैं तो छूटता ही आता है कि भैया राजस्थान में तो आपने बोला नहीं था, तो मध्य प्रदेश में तो आपने खुद ही कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक दल को ये निर्णय लेना था, यहाँ पे 5 दल इन्वॉल्व हैं, 5 दलों के विधायक, और मुझे लगता है ये सिर्फ मर्यादा का पालन किया जा रहा है। इवेंचुअली एवरीबडी नोज कि जब सारे विधायक जीत कर आएंगे एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री जी को चुना जाएगा। अब इसमें एक और परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, वो ये कि चिराग पासवान को जो 29 सीटें मिली हैं वो तो मानकर चलिए कि बीजेपी को ही मिली है। 101 प्लस 29 हो गए 130। अब 130 में चिराग बाबू के विधायक अगर जीत कर आते हैं तो वो नीतीश बाबू को थोड़ी, वो तो हो सकता है कि बीजेपी के कैंडिडेट को या अपना कैंडिडेट आगे बढ़ा दें। फिर मैं ये मानता हूं जो समर्पण मेरा मेरे प्रधानमंत्री के प्रति है, मैंने हमेशा अपने फैसलों को उनके साथ जोड़ के देखा है। पर यहाँ पे हम लोग गठबंधन की बात कर रहे हैं और हम लोग चुनावी रण में हैं। कोई भी बात ना हल्के में कही जाएगी, कोई भी फैसला ना हल्के में लिया जाएगा। मुझे लगता है जितनी चिंता महागठबंधन को हम लोगों के नेतृत्व और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है, अगर इतनी चिंता उन्होंने ईमानदारी से अपने गठबंधन में दर्शाई होती तो ये सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट इन्हें नहीं करनी पड़ती। मैं नहीं मानता कि राजनीति में कोई भी दोस्ताना संघर्ष की गुंजाइश है। आइदर यू आर फाइटिंग विद ईच अदर और यू आर फ्रेंड विद ईच अदर, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। ऐसे में इन्होंने अपने आप का चेहरा तक कैसे घोषित करवाया और होने के बाद जो एकदम से इनमें वो आ गया ना अक्खड़ बन की भाई हमने तो कर दिया, अब आप करो, कैसे करवाया? अगर किसी को इतना डरा के, किसी को इतनी आंखें दिखा के, किसी की इतनी मिन्नतें करके अगर आपको सीएम चेहरा घोषित किया तो क्या किया? एक बात तो क्लियर है ना कि सहजता से किसी ने इनको अपना मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं माना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को महागठबंधन में हम लोग तो डे 1 से बोल रहे हैं ना, चलिए आप नेतृत्व ही शब्द पकड़ लीजिए, बट उसमें किसी को तो संदेह नहीं था, 5 दल एक सुर में बोलते आए। बट यहाँ पे नेतृत्व तक स्वीकार करने के लिए इनको मिन्नतें करनी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा, आंखें इनको दिखानी पड़ी, इनको रौद्र रूप अपना दिखाना पड़ा।
तब जाके इनकी स्वीकार्यता हुई, वो सहज स्वीकार्यता नहीं थी। अच्छा, तो आपने क्या किया? आपने गिड़गिड़ाया, आंखें दिखाई, मन्नतें मांगी कि आपको 29 सीटें मिली? आपने क्या किया? मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया, पढ़ा लिखा युवा हूं 21वीं सदी का, तो मेरे लॉजिक्स में मैं लॉजिकल बातें क्लियरली अक्रॉस द टेबल में रखता हूं। अगर वो सामने वाले को जचती है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आगे बात करेंगे। तो क्या तो कहा? मेरा एक सिंपल सा लॉजिक था, चुनाव में विद इन द अलायंस नहीं लड़ रहा हूं। गठबंधन के भीतर आप कितनी सीटें पा रहे हैं, ये आपकी सीटें जीतने की काबिलियत को नहीं दर्शाता। इवेंचुअली चुनाव हम लोग को महागठबंधन से लड़ना है। हाँ। आज मैंने 29 सीटें पाली, किसी ने 101 पाली, किसी ने 6 पाली, ये काबिलियत नहीं है हम लोग की। अब हम लोग को जाके महागठबंधन से हम लोग को चुनाव जीतना है। कितने हमारे विधायक जीत कर विधानसभा में पहुंचते हैं, वो हम लोग की ताकत को दर्शाएगा। उसके लिए राइट फ्रॉम द डे वन आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं खुद ही नहीं चाहता था कि मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी कभी भी 100 सीटों से कम पे चुनाव लड़े। क्यों? क्योंकि सामने एक दल है जो कि उस वक्त 100-125 की बात हो रही थी, अब तो आई थिंक 143 और वॉट एवर ऑट सीट्स दे कंटेस्टिंग ऑन। 100 से नीचे मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी ना लड़े। अगर वो 100 लड़ेंगे, स्वाभाविक है जनता दल यूनाइटेड उतना या एक आगे पीछे, उस वक्त ये चर्चा चल रही थी, वो लड़ते। तो जब 100, 101, 102 इधर क्लियर हो ही गया था, सो वी वर लेफ्ट विद 40-42 ऑट सीट्स। उसमें मैंने एक सिंपल सा लॉजिक दिया था कि भाई आप एक लोकसभा के ऊपर आप विधानसभा बांध दीजिए, 5 बांधनी है, 6 बांधनी है, 7 बांधनी है, वॉट एवर, उस हिसाब से हम तीनों में इसका डिवीजन हो जाए। 6 का आंकड़ा बैठा, उसमें फिर भी मुझे 1 सीट का नुकसान हुआ। 6 पंजे 30 होता है, मेरे पास 29 आई, बट उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार इसलिए किया क्योंकि आज से ठीक 20 साल पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को 29 विधायक उन्होंने जीत कर दिए थे। एक बार फिर 20 साल के बाद मेरे पास मौका है 29 के 29 विधायक जीतने का। फॉर्मूला बता दिया है, लेकिन अब ये बता दीजिए 29 में से कितने विधायक? मैं तो मान के चलूंगा कि मैं 29 के 29 में जीत रहा हूं। वाई वुड आई अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ? मैं तो उतनी मेहनत, उतनी तैयारी हर एक सीट पे मैं कर ही रहा हूं। इवेंचुअली सब जनता के हाथ में होता है, बट मैं मानता हूं कि मैं 29 के 29 मैं जीतूंगा। हमारे गठबंधन का स्ट्राइक रेट इस बार ऑल टाइम हाई पे जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब 2010 से ऊपर? 2010 से डेफिनेटली। अच्छा, 29 अगर आप ले आएंगे तो फिर बड़ा दल हो जाएंगे, तो फिर आप उप मुख्यमंत्री वाला पद मांगेंगे अपनी पार्टी के लिए? आप बता दीजिए, अपने लिए मांगेंगे या अपनी पार्टी के लिए मांगेंगे? आप अपनी गलतियों से तो सीखते ही सीखते हैं, बट दूसरों की गलतियों से सीखना ज्यादा जरूरी होता है। मैंने कई दलों को हाशिए पे जाते हुए देखा है, इस जिद को सामने रख के कि भाई पहले मुझे घोषित करो, मुझे घोषित करो। मैं कतई इन विषयों में अपने आप को नहीं उलझाना चाहता। मैं लम्हे में जीता हूं, मोमेंट में मैं जीता हूं, मेडिटेशन में विश्वास रखता हूं। फिलहाल हमारा गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करे, ये हम लोग की प्राथमिकता है। इवेंचुअली परिणामों के बाद सरकार में कौन किस भूमिका में रहेगा, वो फैसला तब लिया जाएगा जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर के बाद। इतना लंबा आंसर यही कह देते कि नहीं? तो उप मुख्यमंत्री आप चाहते हैं आपकी पार्टी का बने कि नहीं? मेरी सारी चाहतें 14 नवंबर के बाद सामने आएंगी। पहले आप उस काबिल तो बनिए चाहत रखने के लिए। पहले मैं उतना काबिल बन जाऊं, फिर चाहते रखूंगा। नहीं तो मैं तो मान के चल रही हूँ, आपने कहा 29 में से 29 लाऊंगा, मैं आपसे इतनी ज्यादा मेहनत मैं कर मान के चल रहा हूं। है? आपने कहा तो मैंने माना, मान के चल रहे हैं। तो अब 29 आ गए तो ये मानकर चला जाए कि आप उप मुख्यमंत्री पद मांगेंगे। सो चाहत और हकीकत में जो फर्क होता है, उसका अनुभव मैंने पिछले 3 सालों में किया है। चाहते और हकीकत अगर एक ही होते ना, तो मैंने कभी नहीं चाहता कि पापा मुझे छोड़ के जाते या मेरा घर परिवार टूटता। तो मैं मानता हूं कि चाहत और हकीकत में डिफरेंस होते हैं। एक बार मेरी चाहते हकीकत में परिवर्तित हो जाए, फिर मैं आपके इस सवाल का भी जवाब दूंगा। अच्छा, आपकी चाहत क्या है? केंद्र में रहना कि बिहार में आना? मेरा बिहार में आना एब्सोल्युटली। मैं तो बल्कि इस चुनाव में मैंने जैसा कहा भी था, मैं चाहता था कि हम लोग मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। तो मैं पिछला सवाल और ये वाला जवाब दोनों जोड़ सकती हूँ? कतई ऐसा ना करें, 2 अलग अलग प्रश्न है, दोनों के जवाब अलग अलग समझे। अच्छा, मैं चाहता था कि मैं इस बार भी मैं चुनाव लड़ूं, बट नेगोशिएशंस ही इतने स्ट्रेच हो गए कि उसके बाद या तो मैं अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाता या मैं खुद चुनाव लड़ता। नहीं तो अगर मुकेश सहनी कुछ % के साथ और 12-13 सीटों के साथ उप मुख्यमंत्री पद मांग सकते हैं, तो चिराग पासवान भी तो मांग सकते हैं। मांग के लिया तो क्या लिया, अपने सामर्थ्य पे आप आइए ना। मैं ये मानूंगा कि बॉलीवुड वाला इवेंचुअली कीड़ा आपका पीछा तो नहीं छोड़ता। आपकी काबिलियत
ऑटोमेटिकली। अब सामर्थ्य, भाई मुझे बताइए, ये कोई सामान्य परिस्थिति है गठबंधन की राजनीति? और क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं स्टडी करता हूं राजनीति को। मैंने गठबंधन की राजनीति में आज तक कभी नहीं देखा कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें उठा के दे दी जाती हूं चुनाव लड़ने के लिए। मैं जीता वो सेकेंडरी, पर ये विश्वास होना कि ये लड़के जीत सकता है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। मैंने तो 9 वालों को 7, 7 वालों को 5, 5 वालों को 2, 2 वालों को 1 बोल के मर्ज करवाते हुए भी मैंने देखा है। ऐसे में एक सांसद वाली पार्टी को 5 दे दिया गया। सामर्थ मैं 1 बोलने वाला था, फिर मुझे याद आया कि मेरे तो वो विधायक भी चला गया, तो मेरे वो विधायक भी नहीं बचे, तो 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे देना चुनाव लड़ने के लिए। सामर्थ ना, सो इवेंचुअली योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज विल काउंट। आपका दबाव ये सब काम नहीं आता। इस बार बिहार किस पर वोट करेगा? ये अक्सर कहा जाता है कि बिहार में वोट जाति पर होता है, बाकी सारी बातें बाद में, जाति है कि जाति नहीं। आपको लगता है इस बार भी जाति पर ही वोट होने वाला है? मैं मानना चाहूंगा कि नहीं, क्योंकि मैं इस बात को ईमानदारी से मानता हूं कि प्रदेश की हमारी जात पात धर्म मजहब की राजनीति ने सबसे ज्यादा बिहार और बिहारियों का नुकसान किया। एंड व्हाट सरप्राइजेस मी इवन मोर कि आज की तारीख के भी जो युवा नेता हैं वो भी कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करते हुए अपने सीने पे तमगे की तरह जातीयता और सांप्रदायिकता के समीकरण को टांग के चलते हैं, उसको फ्लॉन्ट करते हैं और उसको एमवाई समीकरण बोलते हैं। मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, बट अनलाइक राजद के एमवाई में जिसमें एम रिप्रेजेंट सांप्रदायिकता, जिसको इन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना रखा है, एंड वाई रिप्रेजेंट जातीयता, जो कि सिर्फ एक परिवार तक ही सीमित है और कोई दूसरा यादव उनके यहां आगे नहीं आ सकता। ऐसे में मेरा एक एमवाई समीकरण है जहां एम में देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो वाई में मेरे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है। तो मैं इस एमवाई समीकरण के साथ मैं आगे चलने का मैं प्रयास कर रहा हूं। काबिले तारीफ है अगर ये आपका एमवाई समीकरण है और आप कह रहे हैं कि आप मानना चाहते हैं कि जाति पर वोट नहीं होता है, लेकिन हकीकत हम सब जानते हैं। अब बड़ा सवाल ये है, राहुल गांधी मैदान में आ चुके हैं। आज राहुल गांधी जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप उनको स्टेज पर बुलाकर नाचने के लिए कहेंगे तो वो नाच भी लेंगे। इस तरीके के बयान फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान? ऑफ कोर्स नुकसान पहुंचाएंगे आप किसी पे इस तरीके। और ये देखिए कहीं ना हताशा को दर्शाता है। जब आप चिढ़ के बयान देते हैं ना, ये चिढ़ा हुआ बयान है। जब आप चिढ़ के कुछ बोलते हैं तो समझ में आता है कि आप हताश हैं, आप निराश हैं। नहीं तो इस तरीके का आप बोलिए ना भैया कि आपके 11 साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया, बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा क्या हुआ। 11-12 बार मेरे प्रधानमंत्री चुनाव से पहले 1 साल में बिहार आ गए तो क्या देकर गए। नीति पे सवाल उठाइए ना, जितने सवाल उठाने, और हम सब खड़े हैं आपके सवालों का जवाब देने। बट किसी की मां को गाली देना, और मैं इस बात को इसलिए भी ज्यादा महसूस करता हूं क्योंकि लोकसभा में खुद मेरी मां को, मेरे परिवार को इसी तरीके से गालियां दी गई थी। इस तरीके से व्यक्तिगत जाना, मुझे कतई किसी प्रोफेशनल उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। जो लोग नाचकर भी अपना जीवन को आगे बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी मेहनत करते हैं। पर देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप इस तरीके की आप सोच रखते हैं, जो व्यक्ति दिन रात ईमानदारी से बिना सोए बिना थके काम कर रहा है, 24 घंटे कई बार जरूरत पड़ती है, वो जगह रहते हैं, काम करते हैं, विदेश से आते हैं, सीधा कार्यक्रम में जाते हैं, उसके बावजूद आप अगर उन पे इस तरीके से व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, मुझे लगता है जनता सब देख रही है। और जनता ने कई बार, जितनी बार इनके ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किए गए हैं, चौकीदार चोर है, क्या मिला? बैकफायर हुआ ना। इस तरीके के बयान मुझे नहीं समझ में आता कांग्रेस के नेता क्यों नहीं समझते, उनको खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं तो आपके एनडीए के गठबंधन के और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी तो इस तरीके का बयान दिया। खेसरी जी के लिए कहा ना कि वो नचनिया हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई नाच के भी अगर अपना जीवन चला रहा है, मैं कतई उस चीज को नाच गा के, मैं तो खुद कला के क्षेत्र से मैं आया हूं, मैं कला के हर क्षेत्र का मैं सम्मान करता हूं। बट अगर आप इसको एक डेरोगेटरी वे में, अगर आप किसी को नीचा दिखाने की सोच के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं कतई उसका समर्थन नहीं करूंगा, भले वो मेरे ही गठबंधन के नेता क्यों ना हो। राहुल गांधी के आने से आप लोग बड़े खुश हैं? नो, आई एम हैप्पी, एटलीस्ट उनको याद तो आई वापस,
क्योंकि मुझे लगता है 1.5-2 महीने हो गए जब वो एसआईआर को लेकर यहाँ पे भ्रम फैलाकर गए थे, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद बिहार से ज्यादा उनके लिए और कुछ महत्वपूर्ण ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए था, बिकॉज इमीडिएट जो बड़ा चुनाव आ रहा था वो हमारे राज्य का ही है, एंड देन फिर एक सीरीज ऑफ इलेक्शन अगले साल है, बंगाल, असम, तमिलनाडु, ये सब जगह को लेकर। तो ऐसे में मैं मान के चल रहा था कि शायद उनके लिए बिहार इंपॉर्टेंट होगा, बट वो आए 10-12 दिन यहाँ पे, उन्होंने शोर हल्ला किया एंड देन ही जस्ट वैनिश्ड कंप्लीटली। और आज 1.5-2 महीने के बाद उनको वापस याद आई है। अब आएंगे, ऐसी बातें करेंगे, सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल वो करेंगे, खुद का ही नुकसान करेंगे। सोचिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेता, क्या ये नैतिकता या गंभीरता की जरूरत नहीं थी कि जब नेगोशिएशंस डिरेल हो रहे थे उस वक्त वो खुद उसको हाथ में लेते, लीड लेते, कमांड लेते और उनको सुलझाते, फ्रेंडली फाइट की नौबत नहीं आने देते। हम लोगों ने सब कुछ कर करा के, ऐसा नहीं कि हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं हुए, इश्यूज नहीं हुए, बातें नहीं हुई, सब होने के बावजूद भी समय रहते हम लोगों ने सारे विषयों को सुलझा लिया। तो क्या ये मैच्योरिटी इनको या इनके दल को नहीं दिखानी चाहिए थी? आज आए हैं फिर सिर्फ वोट मांगने, तो जनता कैसे आप पे विश्वास करेगी? नहीं, तो वो कह रहे हैं कि शुरुआत में काम हमने कर लिया, फर्स्ट गियर हमने लगा दिया, उसके बाद तेजस्वी बाबू लगा रहे हैं कौन सा गियर लगा रहे हैं? जो गियर वो लगा के गए थे उन्होंने तो गाड़ी बदल दी ना। आई हैव नेवर हर्ड तेजस्वी टॉकिंग अबाउट एसआईआर। मैंने कभी वो उनके मुंह से वो मुद्दा नहीं सुना जो मुद्दा राहुल जी यहाँ पे छोड़कर गए थे। रादर राहुल जी के जाते ही वो एक और यात्रा पे निकले और अपने अलग मुद्दे के साथ निकले। उन्होंने राहुल जी के मुद्दे को कैरी फॉरवर्ड तो कभी नहीं किया। तो यही तो वो विरोधाभास है जिस फ्रेंडली फाइट को ये लोग अपनी सोच में भी लड़ रहे हैं और जमीन पे भी लड़ रहे हैं। दोनों में से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कौन करेगा? दोनों युवा हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आप भी युवा हैं, दोनों में से बेहतर प्रदर्शन कौन करेगा? 10 दिन और रह गए चुनाव प्रचार को। अभी भी कई सीटें बाकी हैं जहां पे गठबंधन का सहयोगी होने के नाते मुझे जाना है, हमारे साथियों को जाना है। ऐसे में कतई मेरे पास ये फुर्सत नहीं है कि मैं बैठ के ये सोचूं कि मेरे ओपोजिशन के घटक दलों में से किसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। मैं ये मानता हूं कि हम लोग का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा, ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जंगल राज का जो परसेप्शन आप लोग बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ बिग टाइम फेलियर, क्योंकि तेजस्वी अब नए रूप में आ गए हैं। आपने देखा पोस्टर में सिर्फ उनकी तस्वीरें, लालू यादव नहीं है, राबड़ी देवी नहीं है, इनफैक्ट राहुल गांधी भी कहीं एक छोटे से उसमें मैनिफेस्टो में दिखाई दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इट्स ऑल अबाउट अ न्यू लीडरशिप। बिहार अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, बिहार भावनाओं के लिए भी जाना जाता है। हम बिहारी बहुत इमोशनल भी होते हैं। ऐसे में जब मुझे उनके बैनर, पोस्टर, होर्डिंग पे उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके पिता भी हैं तस्वीरें नहीं दिखती हैं, तो ये एक पुत्र होने के नाते और पार्टी का नेता होने के नाते भी ये मुझे विचलित करता है। मैं कतई एक भी ऐसा बैनर, पोस्टर, होर्डिंग नहीं इमेजिन कर सकता जहां पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर ना हो। ऐसा क्यों है कि उनके पोस्टर से चेहरे नजर आ रहे हैं? ये वही बेहतर बताएंगे, क्योंकि अगर वो खुद अपने पिता को सिनोनिम मानते हैं, पर्यायवाची मानते हैं जंगल राज का, यही कारण होगा ना। क्योंकि इससे पहले भी एक बार वो राजद के भी सारे होर्डिंग से, तो फिर भी महागठबंधन का होगा, बट राजद के भी सारे होर्डिंग से पिछले चुनाव में भी वो उनकी तस्वीरें हटा चुके हैं। और सोचिए, वो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब एक बेटा खुद ही स्वीकार कर रहा है, एक नेता खुद ही स्वीकार कर रहा है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जंगल राज का कार्यकाल था, तो भाई जनता तो फिर इस बात को और स्वीकार करेगी। एंड वाई आर वी रेजिंग दिस इशू बार बार, जंगल राज हम लोग क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर को ये जानना जरूरी है, जो 2005 के बाद जो पैदा हुआ, जो संभवतः आज टेक्नोलॉजी की वजह से रील स्क्रॉल करता होगा और दिल्ली, बंबई चमचमाते शहर देखता होगा, उनको ये जानना जरूरी है कि 90 का दशक कैसा था, किस हालात से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को इन 20 सालों में निकाल कर लेकर आए। वो अब दौर अब नहीं आएगा, वो टाइम और था, ये टाइम और है। कैसे नहीं आएगा प्रभु? अभी भी वो दौर चल रहा है। मेरी ही पार्टी के प्रत्याशी, अभी मैं आ रहा हूं बख्तियारपुर से, उनकी गाड़ी पर पिछले 3 दिनों से हमला किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे बख्तियारपुर में जो विपक्ष के, राजद के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो धन बल, बाहुबल हर किसी के साथ आते हैं। और यही राजद की संस्कृति रही है, लोगों को डराना, धमकाना, लूट मार। इनकी रैलीज में आप देख लीजिए जिस तरीके से हुड़दंग मचता है। तो अगर कल को गलती से भी ये लोग वापस आ गए तो एक बार फिर मेरा बिहार 20 साल 25 साल पीछे चला जाएगा। अच्छा, पीके को लेकर क्या विचार है आपका? कोई विचार नहीं है प्रभु। उनको लेके कोई विचार नहीं है। और
15-20 दिन के बाद बाकी रह गई है। परिणाम बता देंगे कि बिहार की जनता क्या सोचती है। इवेंचुअली बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत बुद्धिमान है। ऐसे में कोई भी अपना वोट बर्बाद नहीं करेगा। चुनाव पोलिंग होते होते तक बाइपोलर हो जाते हैं, ये मेरा खुद का भी पर अनुभव वो भी है। तो पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, जैसे आप बिहार फर्स्ट का मुद्दा उठाते हैं, तो लोग उन पर विश्वास क्यों नहीं करेंगे? उन पर विश्वास इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब आप ये मुद्दा उठाते हैं और आप खुद गठबंधन नहीं, जिस दल से आप आते हैं, आप खुद डर के पीछे हट जाते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ते। भाई अगर मैं अकेला लड़ रहा होता, अपनी पार्टी से लड़ रहा होता, बिना गठबंधन के लड़ रहा होता, मैं लड़ जाता ना, मैं क्यों नहीं लड़ता? मैं तो खुद फ्रंट से लीड करता। पर जब आप खुद एक बैक सीट लेते हुए दिखते हैं, उन्हीं के खुद के प्रत्याशियों ने कितनों ने बैक सीट ले ली जिस दिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया। हैविंग सेड इट, मैंने इतनी मेहनत नहीं की है उनके बारे में मंथन करने में। मैं ये मानता हूं कि चुनाव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उनकी बहुत ज्यादा भूमिका इस चुनाव में कम से कम नहीं होगी। मैं आखिरी जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के संस्थापक, इनफैक्ट जो अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि एम फॉर मल्लाह के जात को रिप्रेजेंट करने वाले उप मुख्यमंत्री महागठबंधन में हो सकते हैं, लेकिन एम फॉर मुस्लिम चेहरा नहीं हो सकता है। सब दूरी बना के रखते हैं। एनडीए ने भी दूरी बना के रखी हुई है। आप अपने साथियों को क्यों नहीं बनाते कि सीटें दें, मतलब सीटें एज इन उनको प्रत्याशी बनाए मुस्लिम मैंने कैंडिडेट्स? तो एक प्रत्याशी दिए, जदयू ने भी दिए, बट हाँ ये जो परसेप्शन बिल्डिंग होती है ना, जो मुसलमानों को डरा के सुनिश्चित किया जाता है कि भैया मोदी के साथ गठबंधन बिल्कुल मत जाना, इस डराने की राजनीति ने ही सबसे ज्यादा मुसलमानों का अहित किया है, सबसे ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया है। डरा डरा के बदले में आप लोगों ने क्या कर दिया प्रभु? मैंने तो फिर भी एक दिए, राजद ने कितने दे दिए? क्यों? आपसे सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप फ्लॉन्ट करते हैं अपने MY समीकरण को। आपसे सवाल पूछा जाएगा, मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मैंने उप मुख्यमंत्री मुसलमान दिया कि नहीं दिया। भैया मैंने तो 20 साल पहले अपनी पूरी पार्टी समाप्त कर दी थी मुसलमान मुख्यमंत्री बने इस बात की घोषणा करते हुए। कहां थी राजद उस वक्त? उस वक्त आई हुई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों कहती है मुसलमानों के बदहाल परिस्थितियों के बारे में, जबकि अधिकांश समय केंद्र में कांग्रेस रही और बिहार में राजद रही। नहीं, लेकिन तो बयान आपकी पार्टियों की, आपकी नहीं, लेकिन बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कई नेता हैं जो ऐसे बयान देते हैं जो उनको रुष्ट कर देते हैं। किनको रुष्ट कर देते हैं? मुसलमानों को। गिरिराज बाबू ने कहा ना कि हमें नहीं चाहिए अरे इनका प्रभु, वोट। हर पार्टी में हर नेता हर कोई होता है। क्या महागठबंधन में कोई ऐसा नहीं है जो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करता? इवेंचुअली आपके गठबंधन का नेता कौन है, आपके दल का नेता कौन है, वो क्या कह रहा है, वो किस सोच के साथ बढ़ रहा है? भाई मेरे प्रधानमंत्री 11 साल से कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये आपको सुनाई नहीं देगा। किसी एक नेता ने किसी एक मंच पे जाके कोई एक बात कह दी, उससे आपको परेशानी हो जाएगी। मैं कह रहा हूं पिछले 4 साल से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैंने तो ना हिंदू की बात की, ना मुसलमान की बात की, ना अगड़ा की बात की, ना पिछड़ा की बात की, ना दलित की बात की, ना किसी महादलित की बात की, बट वो नहीं सुनाई देगा। बट जैसे ही आप इनको डराने लग जाएंगे तो डर के, मेरा बस इतना है कि आप डर के उनको वोट कर रहे हैं, कर दीजिए, पर बदले में क्या मिल रहा है एक बार पूछ तो लीजिए। उप मुख्यमंत्री तक तो बनाना आपको जरूरी नहीं समझते। और बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की, तो मुसलमान करे तो करे क्या फिर? ईमानदारी से उसके साथ जाए जो हर योजना में उनको उतनी ही भागीदारी देता है जितने के वो हकदार हैं। मेरी केंद्र की कोई एक योजना बता दीजिए जहां पे मुसलमानों के साथ सिर्फ इसलिए भेदभाव किया हो क्योंकि वो एक अलग धर्म से आते हैं। क्या हर योजना में उनका समावेश नहीं किया गया? इस समावेशी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार बिहार में मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई एक सवाल उठा सकता है उनके थॉट प्रोसेस को लेकर, मुसलमानों के लिए हो या समाज के किसी भी वर्ग के लिए हो? क्या आप उनकी जहन, उनकी सोच के, उनकी चिंतन के ऊपर कोई सवाल उठा सकते हैं? नहीं उठा सकता। फिर भी आप साथ नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आप इस गठबंधन में हैं। तो भाई जिनके साथ आप जा रहे हैं उन्होंने बदले में आपके लिए क्या किया, एक बार उनसे तो पूछ लीजिए, डर के अगर आप हमको वोट नहीं दे रहे। आपने नीतीश जी का जिक्र किया और कहा कि वो सबको पसंद है, लेकिन विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि नीतीश बाबू की तबीयत खराब है, उनकी सेहत ठीक नहीं रहती है और आप लोगों ने उन्हें हाईजैक कर लिया, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के लगभग 2 दशक से निरंतरता में, और हर वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री जी को जानता है वो इतना तो जरूर जानता है कि सब हो सकता है बट कोई उनको और उनकी सोच को हाईजैक नहीं कर सकता।
और विपक्ष के पास जब कुछ कहने के लिए बचता नहीं है ना, तो व्यक्तिगत प्रहार पे आते हैं। कैसे आज राहुल जी ने मेरे प्रधानमंत्री के बारे में बोला, क्यों? क्योंकि और कुछ है नहीं ना बोलने के लिए। विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, एकता है, सब कुछ है, क्या बोलेंगे? वैसे ही मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ है नहीं। जिस मुख्यमंत्री पे आप उंगली उठा रहे हैं प्रभु, वो आपके प्रचार शुरू, आपका तो तब तक नेगोशिएशंस क्लियर नहीं हुए थे और वो प्रचार में उतर गए थे। हम लोग दो बार अपना गला बैठा के वापस गार्गलिंग कर करके हम लोग प्रचार में हम लोग उतर रहे हैं और आप लोगों के नेगोशिएशंस नहीं हुए थे। तो आप उस मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत और आपसे ज्यादा प्रचार में जुटे हुए हैं। पर गजब मोहब्बत हुई ना आपको भी मुख्यमंत्री जी से, क्या तीखे बाण चलाया करते थे, और अब तो मैंने ऐसी मोहब्बत। नीतिगत विषयों पर हमेशा उस वक्त भी आलोचना की, सरकार में रहकर भी मैंने की है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कुछ गलत हो रहा हो और मैं सिर्फ हाँ में हाँ इसीलिए भरूं। कुछ दिन पहले भी मेरे बयान आए थे जहां पे भी मुझे लगा कि चीजें ठीक नहीं है, जब और गोलियां चल रही थी पटना ये में। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है सहयोगी होने के नाते। मैं उन दोस्तों में से नहीं हूं जो कि यस सर यस बॉस करे। जहां गलत जा रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए सुधारना भी हमें ही होगा, चीजों को ठीक भी हमें ही मिलकर करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. चिराग पासवान हमारे साथ बात करने के लिए। 29 में से कितनी सीटें आती हैं ये वक्त बताएगा और दोबारा फिर आपको यहीं इस मंच पर सवालों के लिए बुलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।